चालेल चालेल. तर करा तुम्ही सुरुवात, मग आपण लगेच सेशनला स्टार्टिंग करू एक 5 मिनिटानंतर. तोपर्यंत बाकीचे येते. आधी आपण याच्याबद्दलच बोलूया जे आपलं आता ठरलं ते. हो. बच्चों, अभी आपने बहुत सारे प्रोग्राम आपने उषा नेशनल साइंस टेक्नो रिसर्च सेंटर की तरफ से देखे और बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त किया. इस भागदौड़ में थोड़ी सी अपने इंट्रोडक्शन बाकी रह गया था कि बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन हुए, तो हर एक बच्चे ने एक एक करके जो रोल नंबर आपको दिया हुआ है वो रोल नंबर के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन देना है. उसमें अपना नाम, स्कूल का नाम और अपना स्टैंडर्ड जो है वो बोलने का है. तो अभी रोल नंबर 1 से 10 तक जो ज्वाइन हुए हैं उनमें से जो होगा वो अपना चैट बॉक्स में देखिए कि कौन कौन है. सर आपण पार्टिसिपेंट्सचे नाव वाचून त्यांना चान्स देऊया. हाँ चालेल. सर्वात पहिल्यांदा सबसे पहिले भावेश बडगुजर. अपना वीडियो शुरू करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है बेटा. ऐश्वर्या सोनवणे. ऐश्वर्या सोनवणे, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से है? सर मैं और भुसावल से हूँ. मेरा नाम ऐश्वर्या सोनवणे है. कौन से मेरा स्कूल रोल से आप? नंबर 76 है और मुझे ये क्लास में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. कौन से क्लास से है आप? 9th स्टैंडर्ड. बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताते हैं और मुझे बहुत ही हेल्पफुल है. मतलब मेरे जो डिफिकल्टीज थी बहुत इजी हो रही है मुझे. ओके बेटा, थैंक यू. देन आभास मानेकर, आप आपके बारे में बताइए. आभास मानेकर कौन से स्कूल से है, कौन से गांव से है? यस सर. सर माय नेम इज आभास मानेकर. मैं अमरावती से हूँ. मैं यहाँ की आईसीएससी स्कूल वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे इस क्लास में इंटरेस्ट है. मेरा रोल नंबर है 31 और मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मुझे साइंस में ना ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है. ओके बेटा. देन आर्यन जाधव. बेटा आप मराठी में भी इंट्रोडक्शन दिया तो भी चलेगा, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है यस कि यस हिंदी में ही बात करना है. यस आर्यन. बेटा अनम्यूट करो खुद को. आवाज आर्यन बेटा, तुझा मोबाईलचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. बरं ठीक आहे, आपण तुझा नंतर घेऊया. यानंतर चैतन्य खडसे. ज्ञानेश्वरी नेहते. सर माझे नाव ज्ञानेश्वरी तुषार नेते आहे. मी क्लास 5th मध्ये. मी कोरपावली गावाला राहते. माझ्या स्कूलचं नाव सेंट अलोयसेस हायस्कूल आहे आणि मला हे शिक्षण खूप आवडतं. आणि तुझ्या शेजारी बसलेली काय नाव तिचं? भूमिका. भूमिका नरेंद्र नेते. भूमिका, तू पण सांग बेटा. सर माझं नाव भूमिका नरेंद्र नेते आहे. मला हे सेक्शन खूप आवडतं. मी 6वीत आहे आणि माझ्या स्कूलचं नाव सेंट अलोयसेस कॉन्व्हेंट स्कूल आहे आणि मला हे सेक्शन खूप आवडतं. मला ऍक्टिव्हिटीज करायला खूप आवडतात. ओके. आपण बाकी मुलांचं नंतर घेऊया. आता बरीचशी मुलं जॉईन झालेली आहेत आणि आपण वेळ वाया घालवायचा नाही. आपण नंतर इंट्रोडक्शन घेऊया, नंतर तुमचे रिव्ह्यूज घेऊया. आजच्या सेशनला आपण स्टार्ट करूया. आणि धीरज सर, तुम्ही थोडंसं सेशन स्टार्ट करा. बच्चों, आज का जो सेशन है उस सेशन में सर अपने जो उषा नेशनल साइंस टेक्नो रिसर्च सेंटर के चेयरमैन श्री जीवन जी महाजन सर हमें
साइंटिस्ट कैसे बनते हैं और साइंटिस्ट हम भी बन सकते हैं क्या, और हमें साइंटिस्ट बनना हो तो उसके लिए हमें अपने जीवन में क्या-क्या बदलाव लाने चाहिए, या जो हम कर रहे हैं उसमें और भी क्या ज्यादा हमको करने की जरूरत है। इसके बारे में जीवन जी महाजन सर हमको आज बताने वाले हैं और मोटिवेट करने वाले हैं कि किस तरह से अपने भारत देश में साइंटिस्ट और साइंस बहुत साल पुराना रिसर्च जो लोगों ने किया हुआ है वो किस वजह से किया हुआ है और किस सोच की तरह से किया हुआ है। तो चलिए ओवर टू जीवन महाजन सर। थैंक यू धीरज सर। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये साइंस सेंटर हमने जो भुसावल में शुरू किया, ये कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो कोई भी स्पीकर आता है तो बोलता है डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर। तो डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, आपको भी शायद कम पता होगा उनके बारे में कि वो क्या है। तो डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर एक टीचर थे, प्रोफेसर थे वो गुजरात में, और उनकी ये सोच थी कि मुझको इस देश के बच्चों के लिए कुछ करना है। और डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर भारत भर के आदिवासी गांव में जाके बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अभी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है और बहुत अच्छा अच्छा काम देश भर में, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, तो ऐसे उनके स्टूडेंट्स है। तो डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर ने खुद का ज्ञान देश भर के बच्चों को फ्री में बांटना शुरू किया। वो खुद अपने खर्चे से जाते थे, स्कूल स्कूल घूमते थे और स्कूलों में पढ़ाते थे। ऐसे करते करते डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर के साथ में बच्चे जुड़ते गए। अभी डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद वो खुद का पेंशन बच्चों के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं। अभी हमारे उषा साइंस सेंटर के लिए भी उन्होंने लगभग 50 से 60 हजार रुपए के किट भेजे हैं और उन्होंने बोला है कि लगभग 5 लाख तक के किट्स वो भुसावल के बच्चों को भेजने वाले हैं, जो किट्स वो हैंडल कर सके और उससे वो सीख सके। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम लोग आपको ऑफलाइन नहीं बुला पा रहे और सिखा नहीं पा रहे, तो हमारे सेशंस जो है वो ऑनलाइन ही शुरू है। तो ऐसे देश के लिए कुछ करना है, ऐसे सोच वाले डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर के साथ में हम लोग एक कार्यक्रम में मिले और उन्होंने हमको बोला कि मुझको देश के लिए क्या करना है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटी चीज करूंगा। क्या छोटी चीज करूंगा कि इस देश के बच्चों को मैं छोटी छोटी चीजें गणित और विज्ञान की सिखाऊंगा, जिनकी वजह से बच्चे मोटिवेट होंगे, वो खुद कुछ रिसर्च करेंगे और वो साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर साइंटिस्ट नहीं भी बन सके तो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, उनके ज्ञान का उपयोग इस देश के लिए करेंगे। और उनकी ये देश के लिए कुछ करने की सोच ये हमको मोटिवेट कर गई और हमने भी डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर के साथ में जुड़ेंगे, उनके रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ में जुड़ेंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे अपने देश के बच्चों को कुछ फायदा हो सके और देश के बच्चे कुछ कर सके। तो बच्चों, आज तक अपने अपना अपने को सबको ऐसे ही लगता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ तो भी रिसर्च करना पड़ेगा और साइंटिस्ट बन के अपन देश के लिए कुछ करेंगे। तो जस्ट अ मिनट। तो हमने ये साइंस सेंटर भी भुसावल में शुरू किया है, जो कि ऑनलाइन शुरू हो चुका है। साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो रिसर्च करना पड़ता है। और साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, ये जो लोग हैं वो साइंटिस्ट कैसे बने, ये आज के सेशन में कुछ वीडियो में भी आपको हम लोग बताने वाले हैं और कुछ डिस्कशन से भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप में से कौन मुझको बताएगा कि साइंटिस्ट कब बनते हैं और कैसे बनते हैं।
आप में से कोई बता सकता है? एक दो लाइन भी बताया आप लोगों ने तो एक अच्छी चर्चा होगी, और आपको सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, तो आप बोल भी सकते हैं। आपकी डिग्री हो जाएगी तब। डिग्री हो जाएगी तब। बुनेश ने थोड़ा कुछ पास में आके बताया है। बहुत बढ़िया। आभास कुछ कहना चाहता है तो आभास बोल सकता है। सर 11 एज के बाद हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, हमें उसके लिए थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, डिग्री चाहिए। यस बेटा, वेरी गुड। मतलब आपको पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली साइंटिस्ट कैसे बनना है। उनको लगता है कि अभी साइंटिस्ट बन जाएंगे, अभी यही एज में साइंटिस्ट बन जाएंगे। आप ये एज में भी साइंटिस्ट बन सकते हो, बन सकते नहीं है ऐसा नहीं, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि अभी आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो आपको परफेक्ट आना चाहिए। मतलब स्कूल में जो कुछ ज्ञान आपको मिल रहा है, सब साइंटिस्ट कैसे बने हैं कि उन्होंने अपना स्कूल का जो स्टडी है वो ठीक से किया, परफेक्ट किया। फिर उनको किसी को गणित में रुचि थी, किसी को विज्ञान में रुचि थी, तो उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा जाके स्टडी किया, रिसर्च किया। रिसर्च मतलब क्या, उसमें स्टडी किया, और वो स्टडी करते करते उन्होंने कुछ चीजें खोज निकाली, और वो खोज उनके नाम पर गई, और वो साइंटिस्ट बन गए, उन्होंने वो चीज खोज ली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित और विज्ञान में ही खोज होती होती है, ऐसे नहीं है। रिसर्च जो है वो रिसर्च माने क्या कि अपने लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए जो कुछ चीजें ढूंढी जाती है उसको रिसर्च बोलते हैं। मतलब देखो, अपने घर में अभी लाइट जल रहा है, वो लाइट किसने खोज निकाला है? बल्ब का शोध, बल्ब की खोज किसने की है? बल्ब का इन्वेंशन किसने किया है? बोलिए। आप में से किसको पता है बल्ब की खोज किसने की है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। तो बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की है। तो बल्ब उन्होंने खोजा, और आज हम सब लोग वो बल्ब यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग ले रहे हैं, सब समाज को उसका उपयोग हो रहा है। तो लाइफ को इजी बनाया उन्होंने ये खोज करके, सभी लोगों का लाइफ इजी हो गया बल्ब की वजह से। अब रात को भी अच्छे से देख पा रहे हैं, दिन को भी देख पा रहे हैं, जहाँ पे रोशनी नहीं है वहां पे रोशनी लेके जा रहे हैं हम लोग। और ऐसी महानतम खोज जिसका यूज समाज को बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। तो आप जब सोचेंगे कि मुझको समाज के लिए कुछ अच्छी बात खोजनी है जिससे समाज की लाइफस्टाइल, समाज को फायदा हो, समाज को अच्छी तरीके से जीवन जिया जा सके, तो सबसे पहले आपको ये खोज करनी होगी कि समाज को किसकी जरूरत है, समाज को क्या जरूरत है। और वो जरूरत आप अगर उनको इजी करके आपकी इन्वेंशन से बता दे तो वो आपकी एक खोज हो जाएगी। तो ऐसी एक खोज की है, मुंबई का एक लड़का है, और उसने साइंस में खोज नहीं की है, उसने गणित में खोज नहीं की है, तो उसने बिजनेस में खोज की है। तो आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं मैं कि उसने क्या खोज की है, आप वो वीडियो देखिए। तो वो भी एक रिसर्च है और एक खोज है। आप सब लोग वो वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो खोज क्या है। दोस्तों, जब भी मैं बच्चों की राइड्स देखता हूं ना तो मैं एकदम बच्चा बन जाता हूं। बचपन में मैं क्या करता था, सारा दिन मस्ती करना, फिर मैथ्स टीचर को परेशान करना।
लेकिन मुंबई का तिलक किसी को ना परेशान करता है ना जो बड़े बड़े करते हैं वो ये छोटा सा बच्चा करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम पहुंचे हैं मुंबई के गरोडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर लर्निंग मिलने 13 साल के तिलक से। ये भी अपने दोस्तों की तरह रोज स्कूल आते हैं, हर क्लास अटेंड करते हैं, मस्ती करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन संडे को कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे OMG। जी हाँ, ये संडे को ऑफिस जाते हैं, अपने एम्प्लॉइज से अपडेट लेते हैं, बिजनेस की ग्रोथ चेक करते हैं और डेवलपमेंट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, क्योंकि संडे को ये बन जाते हैं बिजनेसमैन। OMG, 13 साल का बच्चा इतना सब करता है? किस मैनेजमेंट देवता के अवतार हो भाई? माय नेम इज तिलक मेहता। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं पेपर्स एंड पार्सल्स का फाउंडर हूँ। पेपर्स एंड पार्सल्स इज बेसिकली ऐप बेस्ड कुरियर सर्विस। इट प्रोवाइड्स सेम डे डिलीवरी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। OMG, नन्ही सी जान ने कंपनी बना ली। अरे तिलक यार, तुम तो कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। ये बताओ ये सब किया कैसे? आई मीन ऐप बेस्ड कुरियर कंपनी का आइडिया आया कैसे? मैं मेरे अंकल के घर पे गया था और मैं मेरी उधर बुक्स भूल गया था। सो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड माय फादर कि अगर कोई कुरियर कंपनी है जो मुझे पहुंचा सकती है बुक सेम डे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये तेरे बुक से ज़्यादा चार्ज करेगी और ऐसी कंपनीज भी बहुत कम है। Then a few days later, I saw a डब्बा वाला in my colony and मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अगर हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो सेम डे डिलीवरी मुंबई में कर सकती है डब्बे वालों के साथ। तो मैं उनके पास जाके उनको पूछा कि उनका प्राइसिंग कैसे वर्क करता है, उनका सर्विस रेंज किधर से किधर तक है। Then I did my calculations and understood that they do it at a very reasonable cost, their deliveries. I shared this with my father and then this small idea turned into a company today. वाओ, 127 साल पुराना डब्बा वालों का वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क जो हर दिन 2 लाख मुंबईकर्स की भूख मिटाते हैं। तिलक ने उनके साथ मिलकर अपने OMG बिजनेस आइडिया की धमाकेदार शुरुआत की। जब तिलक मेहता ने हमको आइडिया दिया कि आपके काम के साथ ये काम भी हो सकता है, तो हमको भी लगा ज्यादा इनकम इससे अपने को मिल सकती है, आमदनी अपनी बढ़ सकती है। ये सोच के हमने पेपर एंड पार्सल का काम चालू किया है। तिलक के इस धांसू आइडिया को रियलिटी की शक्ल देने में साथ दिया उनके चाचा घनश्याम पारेख ने, जो एक बैंकर थे। वो तिलक के आइडिया से इतने कन्विंस हुए कि बैंक से रिजाइन किया और ज्वाइन कर ली तिलक की कंपनी। तिलक ने 80% ऑफ द काम करके रखा हुआ था। बहुत सारा चीज़ उसके पास ऑलरेडी डेटा था। मैंने उसका आइडिया को सुना, मैंने उस पर फाइनेंशियल रिसर्च किया, मुझे समझा कि फाइनेंशियली ये बिजनेस सेंस करता है एंड ये कंपनी के साथ लग गया। जी हाँ, खुद डब्बे वालों को कन्विंस करने से लेकर उनके साथ ट्रेन में ट्रैवल करके उनके रूट्स देखना, एक नए काम के लिए उनकी ट्रेनिंग करना, ऐप डेवलप करवाने से लेकर कई मेजर प्लानिंग खुद तिलक ने ही की है। तभी तो आज कई कंपनीज के भी कुरियर सर्विस प्रोवाइडर हैं ये। सबसे नोन पैथोलॉजी लैब्स इंडिया की बिगेस्ट शिपिंग एजेंसीज एंड देयर एसोसिएट्स, फिर बुटीक्स है, फिर स्वीट शॉप्स है, ऑप्टिक्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी इंडिविजुअल कस्टमर्स। अपने पापा की कंपनी से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर तिलक ने जुलाई 2018 में कंपनी शुरू की। आज तिलक के अंडर 300 डब्बे वाले काम करते हैं जो पर डे 1200 डिलीवरीज करते हैं और अब तक 1 लाख डिलीवरीज कर चुके हैं। 2020 तक इनका टारगेट है पर डे 1 लाख डिलीवरीज करना और 100 करोड़ की कंपनी बनाना। वाह भाई, ये है OMG इंडिया का OMG तिलक। 13 साल की उम्र और बिजनेस के मामले में एकदम खड़ा। एक 13 साल का बच्चा 100 करोड़ की कंपनी बना सकता है तो वाकई इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है गुरु। OMG, ये मेरा इंडिया। बच्चों, आप लोगों ने जो देखा वो एक बच्चा है जो क्या खोज निकाला है इस बच्चे ने। आप में से कौन बता? एक कंपनी खोली थी, पेपर एंड पार्सल। ये बच्चा
बिजनेस का साइंटिस्ट है। आपको मैंने बताया कि विज्ञान की खोज करने वाले कुछ होते हैं, कुछ गणित की खोज करने वाले होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है, ये बच्चा बिजनेस की खोज करने वाला बच्चा है। तो ये भी एक साइंटिस्ट ही है, इसने खोज लिया। तो आप जो कुछ भी खोजेंगे वो आपका रिसर्च है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी खोजेंगे वो आपकी खोज है, और यही है रिसर्च। रिसर्च माने खोजना, खोज करना। तो ये खोज कब होगी? जब आप एक चीज के बारे में सोचोगे, आप में वो सोच पैदा होगी, आप सोचना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में आपको रास्ता मिलता जाएगा कि ऐसा करना चाहिए, उसके बाद में ऐसा करना चाहिए, ये कर सकते, वो कर सकते। और सबसे पहली चीज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में जो कुछ भी बड़े लोग हैं वह कैसे बड़े हुए हैं। जिन जिन लोगों का टारगेट पैसा कमाना था वो लोग कभी बड़े नहीं हुए। जिन लोगों का टारगेट बड़ा बनना था और समाज को कुछ तो भी अच्छी चीज देना था, वो लोग आज तक बड़े हुए। और उसमें से एक बड़ा इंसान है अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके नाम से हमारा सेंटर चल रहा है। ये जो हमारे सेंटर का ब्रांच है, ऊषा सेंटर का ब्रांच है, एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, जो बच्चों के लिए है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में क्या किया है आपको पता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब आपके उम्र के थे, जब क्या करते थे? चलिए एक वीडियो आपको दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइंटिस्ट अखबार बेचते थे। यस। तो एक वीडियो के जरिए देखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या करते थे। सर आवाज नहीं आ रही। ये ओके, आ रही है। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये शब्द सिर्फ कहे नहीं थे, बल्कि इन्हें जीकर दिखाया था। दुनिया को इनका मतलब और मकसद समझाया था। इन्हीं सपनों ने उन्हें अखबार बेचने वाले से मिसाइल मैन व देश का राष्ट्रपति तक बना दिया। 15 अक्टूबर 1931, धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म इसी छोटे से गांव में हुआ। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे कलाम घर में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन पेशे से नाविक थे और रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन एक चक्रवात में पिता की नाव भी टूट गई। कलाम उस वक्त 10 साल के हो चुके थे। कलाम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने की ललक इतनी थी कि सुबह 4 बजे नहाकर गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते। 4 बजे नहाने की वजह यह थी कि गणित के टीचर उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहाकर पढ़ने आते थे। ट्यूशन खत्म कर 5 बजे लौटकर कलाम 3 किलोमीटर दूर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जाते, वहां से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। इसके बाद वो स्कूल जाते और शाम को घर लौट आते। उन्होंने थकान को कभी अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया। डॉक्टर कलाम का सपना इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ दगा दे दिया। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन उनकी रैंक 9वें नंबर पर आई। उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन नाकामी के बाद उनका जोश दुगना हो गया। 1960 में डॉक्टर कलाम दिल्ली गए और रक्षा मंत्रालय के DRDO में सीनियर साइंटिस्ट का पद संभाला। यहाँ पर उन्होंने आर्मी के लिए छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया और सुपरसोनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार किया। 1969 में इसरो ने उन्हें देश के पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। इसरो इस वक्त नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक रॉकेट और इक्विपमेंट साइकिल व बैलगाड़ी से लेकर जाते थे।
संसाधनों की कमी कलाम के सपनों के आगे घुटने टेकती नजर आई। 1980 में डॉक्टर कलाम ने देश के पहले उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। इस कामयाबी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुई। उन्हीं की सलाह पर डॉक्टर कलाम ने एडवांस गाइडेड मिसाइल पर काम करना शुरू किया। कहा जाता है कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड का इंतजाम किया। आज की आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी व ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 मई व 13 मई को तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देशों के जासूसी सैटेलाइट्स की निगरानी के बावजूद डॉक्टर कलाम व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में लाकर खड़ा कर दिया जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को मंत्री बनने का ऑफर तक दिया, लेकिन डॉक्टर कलाम का सपना भारत को परमाणु शक्ति के आधुनिक पहलुओं से लैस करने का था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। डॉक्टर कलाम मार्च 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी, और उसी मुलाकात में परमाणु परीक्षण को हरी झंडी मिल गई। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। डॉक्टर कलाम का कोड नेम मेजर पृथ्वीराज रखा गया। जासूसी सैटेलाइट से बचने के लिए डॉक्टर कलाम अपनी टीम के साथ रात में काम किया करते थे। पोखरण साइट पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का यूज करते। परीक्षण से पहले अमेरिकी सैटेलाइट्स को गुमराह करने के लिए पोखरण से दूर अलग इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई थी, ताकि जासूसी सैटेलाइट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। 11 मई को पहला परमाणु परीक्षण और 13 मई तक 3 और परमाणु विस्फोट कर कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। सन 2002 में एनडीए ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक एपीजे अब्दुल कलाम जब 25 जुलाई 2002 को देश के राष्ट्रपति बने, तो हर तरफ यही चर्चा थी कि कैसे अखबार बांटने वाला लड़का जो फाइटर पायलट बनने आया था, लेकिन स्पेस साइंटिस्ट बन गया, जो आज हिंदुस्तान का 11वां राष्ट्रपति बन चुका है। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी बचत और वेतन चैरिटी में दान कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और भारत सरकार मेरे जीवित रहने तक मेरा ख्याल रखेगी, तो मैं अब मेरे वेतन और बचत का क्या करूँगा। बारिश में सभी पक्षी बसेरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। डॉक्टर कलाम के सपनों की उड़ान भी कुछ ऐसी ही थी। डॉक्टर कलाम हमेशा से ये कहते थे कि आप जैसे सपने देखते हैं, एक दिन आप वैसे ही बन जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अपने सपनों और उम्मीदों को मरने मत दीजिए। सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान से जुट जाइए। देखिए बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में देखा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जस्ट मिनट्स डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में किस तरह से खोज की और किस तरह से वो आगे बढ़े। तो बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी आपकी तरह ही स्कूल में जाते थे। अपने फ्री टाइम में अपने फैमिली को मदद हो सके इसलिए वो अखबार बांटते थे, और उनका सपना था पायलट बनने का, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक सोच थी कि सपने बड़े देखने चाहिए। वो खुद बोलते भी थे और उन्होंने उनके जीवन में बड़ा सपना देखा था और वो सपनों के पीछे भागे थे। तो एक सपना उनका अधूरा रह गया पायलट बनने का, लेकिन वो पायलट से भी बड़े बन गए, इस देश के मिसाइल मैन बन गए, साइंटिस्ट बन गए, और इतना ही नहीं, देश के राष्ट्रपति भी बन गए। और एक ही सोच थी कि इस देश के लिए कुछ करना है। वो हर बार बोलते थे, इस देश के लिए कुछ करना है,
हमारे डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर भी जब उनके साथ में थे तो उन्होंने यही सुना था, इस देश के लिए कुछ करना है, और वो प्रेरित हो गए और आज इतना बड़ा काम उनके हाथ से होने जा रहा है। देश भर में बहुत बड़ा काम डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर कर रहे हैं। उनके साथ में हम लोग जुड़ गए, इस देश के लिए कुछ करना है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी यही सोच से आगे बढ़ो कि इस देश के लिए कुछ करना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस सोच से आगे बढ़ेंगे कि इस देश के लिए कुछ करना है, तो निश्चित ही हम सब लोग मिलके इस देश के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि किसी ने किया नहीं होगा। और एक दिन आप भी छोटे छोटे काम करते करते इतने बड़े बन जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कितने बड़े बन गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी मालूम नहीं था कि वो इतने बड़े बन जाएंगे, कि छोटे छोटे काम करते करते वो देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, मिसाइल मैन बन जाएंगे, लेकिन वो काम करते गए। दोस्तों, उस टाइम में उनको नॉलेज के लिए कुछ भी नहीं था, ना गूगल था, ना यूट्यूब था। टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते थे बस उतना ही था। अभी आपको तो उससे भी अच्छी सुविधा ये है। आपको अगर कोई टीचर नहीं है गाइडेंस करने के लिए एट द पॉइंट, तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पर से ढूंढ सकते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग मोबाइल का मिसयूज करते हो। आप लोग उस पे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढते और उसमें आप गेम ढूंढते हो, आप कुछ टाइम पास वीडियो ढूंढते हो और वही देखते बैठते हो। लेकिन बच्चों, आप लोग इसका ठीक से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स यूट्यूब पर, गूगल पे मिलेंगे, जो आपको एक चीज का रिसर्च करने में मदद करेंगे। तो आप पहले एक चीज ढूंढो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, रिसर्च कब होगा? आपको ऐसी चीज ढूंढना है जिसका उपयोग अपने देश के लिए हो सके, अपने देश के लोगों के लिए हो सके और अपने समाज के लिए हो सके। छोटी छोटी चीजें ढूंढना शुरू कीजिए और उसका उपयोग लोगों को हो सके और लोग उसका उपयोग करेंगे, उसका काम इजी करेंगे। उनका काम जब इजी होगा तो एक प्रकार की खोज हो जाएगी। तो आप सभी लोगों ने ऐसा कुछ ढूंढना है कि जिसका अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ उपयोग हो सके, और उसके बारे में सोचना शुरू करना है। और सोचना शुरू करना है तो आपको सवाल आएंगे आपके मन में कि ये कैसे होगा, और ये कैसे होगा जब आप कुछ लोगों से पूछोगे, इंटरनेट पे ढूंढोगे, तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा कि ये कैसे होगा। आप सोचना शुरू करोगे जब आपको उसका आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि भगवान ने हमारा जो मानव का शरीर है वो ऐसे ही बनाया है कि उसके मन में जब सवाल आते हैं तो वो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रयत्न करता है, और जब वो प्रयत्न करता है तो उसको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान ने बोला है कि कुछ न करने से कुछ भी नहीं मिलता, आपको कुछ करना होगा, आपको एक कदम बढ़ाना होगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ा देंगे। और दोस्तों, विज्ञान भी भगवान से परे नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है बच्चों, आपको आज के सेशन में जो हमको बताना था कि बाहर का बहुत कुछ विज्ञान है, आप जीवन भर में वो विज्ञान ढूंढ लेंगे, बाहर का विज्ञान। लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो है अपने अंदर का विज्ञान, अपने शरीर का विज्ञान। और शरीर का विज्ञान अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बाहर का विज्ञान ढूंढने में असमर्थ रहेंगे। तो क्या है शरीर का विज्ञान? अपने पूर्वजों ने अपने को क्या विरासत में दिया है, और ये विज्ञान क्या है? तो एक डॉक्टर जो है, आपने अभी कोरोना पीरियड में सुना होगा, कोरोना पीरियड में एक डॉक्टर ऐसे थे कि वो सब इंडिया को गाइड कर रहे थे कि कोरोना से कैसे बचा जाए, और लोगों को गाइड करते करते वो पेशेंट की सेवा भी कर रहे थे। और उसमें ही
उनके एज के कारण और उनके कुछ अदर बीमारीज के कारण उनको भी कोरोना हुआ और वो कोरोना से चल बसे। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि वॉवेल्स जो है AEIOU, आपको पता है वॉवेल्स AEIOU, इनका उच्चारण जब करते हैं तो अपने शरीर पे उसका असर होता है। अपने हिंदू संस्कृति में उसको मंत्र बोला गया है। तो बहुत सारे मंत्र जो खोज के निकाले गए हैं वो मंत्र विज्ञान कहा जाता है। तो वो मंत्र विज्ञान का असर अपने शरीर पे होता है और उसमें से ही कुछ वॉवेल्स है AEIOU। अगर मराठी और हिंदी में उसको बोलना है तो अ, उ, म, व, य, वम, यम, लम, ये कुछ अक्षर ऐसे हैं कि इससे इसकी ध्वनि से अपने शरीर पे असर होता है और उसका फायदा एकाग्रता में होता है। चेंजेस आते हैं, विचारों में चेंजेस आते हैं, मानसिकता में चेंजेस आते हैं। अभी बच्चों आपका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्योंकि स्कूल बंद है, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है और ऑनलाइन में आप स्थिर नहीं बैठ पा रहे हो। आप में से कुछ बच्चे हैं अभी भी कि जिनके हाथ हिल रहे हैं, जिनके पैर हिल रहे हैं, जो इधर उधर देख रहे हैं, मतलब आप में डिस्टरबेंस है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सेशन में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक स्टडी नहीं हो सकता, और स्टडी नहीं होगा तो रिसर्च भी नहीं होगा, अच्छे से विचार भी नहीं होंगे और अच्छे से कार्य प्रणाली भी नहीं होगी। विज्ञान क्या है, कर्म कैसे होते हैं? सबसे पहले अपने मन में विचार आता है दोस्तों, सबसे पहले अपने मन में विचार आता है और जो विचार हम बारंबार हमारे मन में आता है, तो हम जो बारंबार सोचते हैं तो उसके बारे में एक्शन के बारे में बाद में एक्शन होती है। विचार पहले विचार आता है, वो विचार बारंबार आता है और फिर उस विचार पे हम एक्शन करते हैं और एक्शन हो गया कि जो कुछ भी हम लोग एक्शन करते हैं परिणाम स्वरूप उसका फल आता है, उसका परिणाम आता है फल स्वरूप। तो ऐसे कर्म निर्धारित होता है जो हमारे शास्त्रों में भी अब हम सबको बताया गया है। तो फिर विचार आते हैं, तो विचार तो अच्छे भी है और बुरे भी है। तो आप बोलेंगे कि हमारे मन में तो अच्छे विचार कम आते हैं और बुरे ही विचार ज्यादा आते हैं। तो अच्छे विचार आपके मन में कब आएंगे? तो अच्छे विचार आने के लिए दो चीजें हैं जो हमारे शास्त्र में भी बताया गया है। सबसे पहला तो श्रवण करो, श्रवण भक्ति बताई गई। भक्ति में से अभी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में पहली भक्ति बताई गई है श्रवण भक्ति। तो श्रवण माने अच्छा श्रवण करो, अच्छे लोगों के विचार सुनो, अच्छे लोगों को सुनो। उसके बाद में है कीर्तन। तो कीर्तन माने क्या कि बोलना, क्या बोलना है? अच्छे अच्छे मंत्र बोलने हैं, अच्छे अच्छे विचार बोलने हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं। तो अच्छा जब आप सुनोगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा बोलना शुरू कर दोगे और अच्छा बोलने लगोगे तो आप अच्छा काम करना भी शुरू कर दोगे। जो बोलोगे वो करोगे और अच्छा जब करेंगे तो अच्छा होता जाएगा और एक अच्छी चीज आप समाज को दे सकोगे। तो ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले है अच्छे विचार कैसे आएंगे? तो अच्छे विचार आते हैं बुरे विचार खत्म करने के बाद में। तो बुरे विचार खत्म कैसे होंगे? तो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि आप मेडिटेशन कीजिए। हर शास्त्र में बोला गया है, वो हिंदुओं का हो, वो क्रिश्चियन का हो, वो इस्लाम का हो, सभी जगह पे बोला गया है भगवान का नाम लो, भगवान के नाम से कॉन्सेंट्रेट करो खुद को, खुद के शरीर में खुद को कॉन्सेंट्रेट करो आंखें बंद करके। और खुद को कॉन्सेंट्रेट किया कि आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और आप अच्छा सोचना शुरू करोगे। तो इसके बारे में डॉक्टर के अग्रवाल, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था, उनका एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद में फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले डॉक्टर के अग्रवाल जी का वीडियो, वो साइंस की भाषा में समझा रहे हैं कि वॉवेल्स क्या है
मंत्र क्या है साइंस की भाषा में? Namaskar, I am Dr. K.K. Agarwal. Science behind chanting the word Om. Om is no more only a religious sound. It is also a sound which has some medical significance. Any vowel, A, E, I, O, U, ah, E, U, A, E. Whenever you have physical pain, the sound you produce is a vowel, swar in Hindi. You always say, ah, e, u, eh, ouch. And there are some studies available in the literature which says that chanting of a vowel produces interleukin 2, which is 200 times potent painkiller than aspirin. And that's the reason, whether you are of any religion, whether you are an animal or a human being, whenever you have pain, you will chant a vowel. Whenever you are disturbed, you weep. The weeping sounds are nasal consonants, nasik vyanjan, spoken during expiration slowly, like ma, na, ga, na, na. Ma, na, ga, na. Now, chanting of nasal consonants produces delta activity in the EEG, which is equivalent to tranquilizers being produced in the body. Therefore, chanting of O will produce a painkiller, and chanting of Ma will produce a tranquilizer. So, therefore, if I chant chant Om, Im, Aim, Hum, whatever I chant, Ong, Hung. So, these are all combinations of swar and vyanjan, or a vowel and a nasal consonant. They will have both physical and mental healing. Therefore, chanting of Om is a prescription which can be used for mental and physical relaxation together. Remember, in every religion, all basic mool mantras are basically a combinations of vowel and nasal consonants. Amin, Amen, Hung, Om, Omkar, everything is a combination of a vowel and a nasal consonant. Next time you chant Om, think that this is not only a religious sound, but it is also a medical mantra where you can physically and mentally relax. बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट सर। बच्चों, अभी डॉक्टर के अग्रवाल जी को आप लोगों ने सुना। तो डॉक्टर के अग्रवाल जी, जिन्होंने कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों की जान इस देश में बचाई, जिनके गाइडेंस से देश बचा है, वो डॉक्टर के अग्रवाल जी एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर है इंडिया के। और वो आपको क्या बता रहे हैं कि हर धर्म में 2-3 शब्द ऐसे हैं कि वो मंत्रा बोले जाते हैं, और वो मंत्र आप चैंट कीजिए। डॉक्टर बता रहे हैं आपको। क्यों बता रहे हैं? उन्होंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, और विज्ञान ने भी ये माना है कि कुछ मंत्रों के चैंटिंग से लोगों की मानसिकता बदली है, लोगों के विचार बदले हैं, और लोगों में जो रोग थे, जो डिसीजेस थे, वो डिसीजेस खत्म हुए हैं। तो हर एक धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में उसको ओम कहा गया, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग उसको आमीन बोलते हैं। ओम आमीन एक ही है। ओम आमीन, क्रिश्चियन लोग भी आमीन बोलते हैं, एक ही है। लेकिन वो जो उसके पीछे का साइंस क्या है बच्चों, वो आपको मैं बताना चाहता हूं इस माध्यम से, कि उसके पीछे का साइंस ये है कि जब उसका उच्चारण होता है तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है,
और वो ध्वनि के साथ में अपने बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस आते हैं अलग अलग जगह पे। कुछ वाइब्रेशंस नीचे पेट की तरफ आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस अपने चेस्ट में आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस अपने नेक में आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस इधर ऊपर मस्तिष्क की तरफ में आते हैं। और ये वाइब्रेशंस की वजह से अपने शरीर में चेतना जागृत होती है, ऊर्जा जागृत होती है। और इसी को अपने अध्यात्म की भाषा, अध्यात्म में अगर बोला जाए, अध्यात्म की लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो यही वो शक्ति है। शक्ति इसी को बोलते हैं, मंत्र की शक्ति। जो वाइब्रेशंस है वो उनकी शक्ति है, और वो शक्ति अपने बॉडी में स्प्रेड होती है। और जब ये शक्ति स्प्रेड होती है तो उसके इफेक्ट बॉडी में दिखने लगते हैं। बच्चों, बाहर का साइंस आप खोज लोगे, लेकिन आपकी खुद की बॉडी अगर अच्छी नहीं रही, आपका खुद का मन अच्छा नहीं रहा, आपके खुद के विचार अच्छे नहीं रहे, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो जो डॉक्टर के अग्रवाल जी ने बताया, जो सभी धर्मों ने बताया, महात्मा गौतम बुद्ध जी भी बोलते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी क्या बोलते हैं कि आप जो सोचते हैं वही हो जाता है आपके जीवन में। गौतम बुद्ध बोलते हैं आप जो कुछ सोचते हैं आप जीवन में वो बन जाते हैं। अभी बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी मन में डिसाइड किया है कि यस मैं ये करूंगा फुल कॉन्फिडेंस से, यस मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो आपने करके दिखाया है। आप लोग विचार करिए बाद में ये मेरी बात का, कि आज तक आपने जो कुछ भी मन से ठाना है, आत्मविश्वास से ठाना है कि यस मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो आपने करके दिखाया है। और जो जो चीजें हैं, क्या आपने ऐसे बोला है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, नहीं ये मुझको नहीं आएगा, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। आपका कॉन्फिडेंस जब भी लूज हुआ है और आपने जब ऐसे बोला है कि ये मुझको नहीं आएगा, वो आपको नहीं आया है, नहीं आया है, आप उसमें फेल हुए हो। जो कुछ भी क्वेश्चंस है, जो कुछ भी मैथमेटिक्स है, जो कुछ भी साइंस है, उसमें भी आपने जब भी सोचा है कि नहीं ये मुझको नहीं आएगा, तो आपको सच में वो नहीं आया है। और आपने जब आत्मविश्वास से बोला है कि यस ये मुझको आएगा, तो वो आपको आया है। तो बच्चों, अभी ये बॉडी साइंस जो आपको मैंने बताया कि अपने बॉडी में जो शक्ति, जो ऊर्जा निर्माण होती है ये मंत्र की वजह से, तो सच में वो ऊर्जा, वो शक्ति का अनुभव अभी एक क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे कि सच में ऐसे वाइब्रेशन अपने शरीर में होते हैं क्या, सच में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है क्या, सच में अपना मन शांत होता है क्या, और सच में अपना दिमाग शांत होता है क्या, सच में अच्छे विचार निर्माण होते हैं क्या। अपन इसका अनुभव करेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो बुरे विचार भी आपके मन में आएंगे, लेकिन कुछ डरना नहीं। बुरे विचार आए तब भी अपना चैंटिंग चालू रखना, बुरे विचार आएंगे जाएंगे, तो विचारों की चिंता नहीं करनी है कि विचार कैसे आएंगे, अच्छा आएंगे बुरे आएंगे। बुरे विचार भी आ सकते हैं, तो आएंगे और जाएंगे। अपने को चैंटिंग 3 मिनट का चैंटिंग करेंगे। ओके, तो सब लोग ठीक से स्ट्रेट बैठेंगे अपनी जगह पे। इनको वीडियो शुरू करने के लिए बोल दीजिए। सब लोग अभी अपना वीडियो शुरू कीजिए, सब लोग वीडियो शुरू कीजिए सबसे पहले। और सबसे पहले स्ट्रेट बैठिए, जहां पर भी बैठे, कुर्सी पर बैठे, कहीं पर भी आप बैठे, स्ट्रेट बैठिए। तो अपना नेक भी स्ट्रेट होना चाहिए, और अपने जो हाथ है वो ऐसे करके नीचे रख दीजिए, ऐसे खुले। कुछ भी मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा होती है। जब ज्ञान अर्जित करना होता है तो हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि ज्ञान अर्जित करना हो तब ऐसी मुद्रा करके चैंटिंग करना। तो ये आप बाद में कीजिए। सबसे पहले आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से सब कुछ मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, अपने शरीर के रोग भी नष्ट होते हैं। तो मुद्रा एक आ गए, तो आकाश मुद्रा ऐसी खुली मुद्रा होती है। और ऐसे ऐसे हाथ को आकाश की तरफ करके बैठना है। तो अपने नीचे नीचे हाथ रख दीजिए, नीचे कंफर्टेबल।
शरीर को एकदम लूज छोड़ दीजिए, लूज, सिर्फ स्ट्रेट बैठिए। और ओम का उच्चारण करना है। वो ओम का उच्चारण कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। बेटा आभास, हाथ है ना नीचे रख दो अपने पैरों पे, सिर्फ हाथ की हथेली जो है वो ऊपर आकाश की तरफ ऐसी खुली होनी चाहिए, नीचे रख दो, नीचे। अपने हाथ अपने थाई पे, अपने पैर पे ऐसे स्ट्रेट रख दो। और देखो बच्चों, अभी ओम का उच्चारण कैसे करना है, 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले सांस लेंगे, मैं आपको बताता हूं। फुल सांस लेना पड़ता है। पहले आप देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए, जब मैं आपको स्टार्ट बोलूंगा जब आपको करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करना है। फुल सांस लेने के बाद में सबसे पहले एक वॉवेल्स अपने को बोलना है अ। 3 स्टेप रहेंगे, अपना सांस, अपनी सांस 3 स्टेप में डिवाइड करनी है अपने को। तो पहला भाग जो रहेगा अ का उच्चारण जब करते हैं सांस लेके, तो ऐसे करना है। जब आप अ का उच्चारण करोगे तब आपके नाभि की तरफ, आपके पेट में वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और नाभि के साइड में सब वाइब्रेशंस आएंगे। तो वहां के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नष्ट होने के लिए शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। तो अ का उच्चारण जब करेंगे तब पेट में वाइब्रेशंस होंगे, उनको आपको रिमेम्बर करना है, उनको आप ध्यान, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है कि पेट में वाइब्रेशंस होंगे अ का उच्चारण करेंगे जब। उसके बाद में सांस डिवाइड होगी, थोड़ा वो सांस ऊपर आएगा तो यहां तक गले के पास में आपके चेस्ट तक आएगा सांस। पेट से सांस आनी खाली होना शुरू होगा तो चेस्ट तक आएगा श्वास। तो चेस्ट में जब आता है तब ऊ बोलना है। क्या बोलना है? ऊ, ऐसे ऊ। देखिए अ के बाद में ऊ तक कैसे जाना है मैं आपको करके दिखाता हूं। मतलब अ कन्वर्ट करना है ऊ में, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर। जैसे सांस ऊपर आएगी तो आपको मुंह को ऐसे मोड़ देना है और अ का उच्चारण ऊ में ट्रांसफर कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अ का कन्वर्ट ऊ में करना है, ऐसा फिर ऊ का जब उच्चारण आप लोग करोगे तब आपके गले में और चेस्ट में वाइब्रेशंस आएंगे, माने वहां पे ऊर्जा आएगी। तो वहां के जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगे। और फिर ऊ का कन्वर्जन म में करना है। तो म में कैसा करना है आपको फिर से एक बार देखना है। मैं अ ऊ म फिर से एक बार बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। देखिए आपको समझ में आया होगा कि अ सबसे ज्यादा है, ऊ उससे थोड़ा कम है और म उससे भी कम है। तो सांस तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अ में सबसे ज्यादा सांस, ऊ में उससे कम सांस और म में थोड़ा और कम सांस। तो फिर से एक बार आपको करके बताता हूं, आप लोग उसकी जो ध्वनि है वो सुनिए कि कैसे बदलती है। आप ध्वनि कैसे बदल रही है फिर से एक बार देखिए। अ का उच्चारण कैसे हो रहा है, ऊ का कैसे हो रहा है और म का कैसे हो रहा है। तो आपने देखा होगा अ जो है वो बहुत ही लो लेवल में आता है, मतलब मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक में अ का गुंजन करना है, मध्य सप्तक में ऊ का गुंजन करना है
और तार सप्तक मतलब ऊंचा उठ के म को उच्चारित करना है, म का उच्चारण करना है। तो आप ये 5 से 7 मिनट जप करोगे और उसके बाद में शांत बैठ जाओगे आंखें बंद करके, तो आपके मन में, आपका मन खाली हो जाएगा, खाली होना शुरू होगा। बुरे विचार कम कम होते जाएंगे, अच्छे विचार आते जाएंगे, आपका मन खाली होगा। देखो बच्चों, आपको एक बात बताता हूं कि आपके मन में 1 सेकंड में कितने विचार आते हैं? कोई बोल सकता है मुझको कितने विचार आते हैं 1 सेकंड में? प्रैक्टिकल अपन थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हजारों। यस यस, हजारों लाखों विचार आ सकते हैं 1 सेकंड में। एक 20-25 सेकंड में आपके मन में हजारों विचार आते हैं, उसमें से एक विचार आप चूज करते हैं और उसी विचार पे आप एक्शन करते हैं और वो एक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगर हजारों विचारों में से एक विचार चुनोगे, अच्छा चुनोगे तो अच्छा कार्य होगा। आप उनमें से बुरा विचार चुन लोगे तो आपके हाथ से बुरा विचार, आपका एक्शन बुरे विचार में होगा। तो एक ग्लास है बच्चों, एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। आपके पास में एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको आपको खाली करना है। आप क्या करोगे? एक्शन क्या करोगे? पानी पी लूंगा। पानी पी लूंगा। ओके ठीक है, पानी पी लिया तो ग्लास खाली हो जाएगा। पानी नहीं पिया तो उस ग्लास को कैसे खाली करेंगे? दूसरे फेंक देंगे। पानी दूसरे ग्लास में डाल देंगे। पानी दूसरे ग्लास में डाल देंगे या फिर पानी नीचे फेंक देंगे, पानी किसी पेड़ को डाल देंगे, तो वो जो ग्लास है वो ग्लास खाली हो जाएगा। सही बात है? हाँ। ये आपके मन में हजारों विचार है, तो विचार आपको कम करने हैं, खाली करना है, आपके मन को खाली करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आपका मन खाली कैसे करोगे? आपके मन में अच्छे विचार कैसे भरोगे? मेडिटेशन से और योगा से। यस यस, राइट बेटा। मेडिटेशन और योगा ये चीज है मन के विचारों को खाली करने का, मन को शांत करने का। सभी जो महापुरुष है, सभी लोगों ने अपने मन को स्थिर किया, तब उनकी मेमोरी स्थिर हुई, मतलब उनका बुद्धि स्थिर हुआ। और जिनका बुद्धि स्थिर हुआ है वो लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, महान कार्य किए, अच्छे कार्य किए। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनका मन स्थिर है, वही लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, वो लोग अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। तो बेटा अभी इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि सच में ओम के ध्वनि से अपना मन स्थिर होता है, अपने विचार स्थिर होते हैं और अच्छे विचार आती है कि नहीं आते हैं, अपना मन खाली होता है कि नहीं खाली होता है। चलिए, बी रेडी। रेडी? सिट स्ट्रेट। यस। सिट स्ट्रेट। हाथ जो है आकाश मुद्रा में नीचे, अपने पैरों पे नीचे 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 रखिए। हाथ नीचे, हाँ नीचे, अपने पैरों पे रखिए आकाश मुद्रा में। क्लोज, नाउ क्लोज योर आईज। टेक वन नॉर्मल ब्रीथ। एक नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सांस, छोड़ दीजिए। अभी कोई भी थोड़ा, मैं सब लोगों के वीडियोस देख रहा हूं, तो आप सब क्या कर रहे हो मुझको दिखाई दे रहा है। कौन हिल रहा है, किसी ने आंखें बंद नहीं की है, मुझको सब दिख रहा है। बाकी लोगों ने वीडियो ऑन करना है, पहले वीडियो ऑन कर लीजिए आप, तो मुझको दिखाई देगा कि आप कितने लोग कर रहे हैं। और धीरज सर आपका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि कौन कौन बच्चे क्या कर रहे हैं। धीरज सर स्क्रीनशॉट लेंगे आपका, वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। मुझको कुछ बच्चों की वीडियो अभी भी बंद दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। धीरज सर आपका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेंगे।
हाँ चलो बच्चों, अभी और एक नॉर्मल सांस आपको लेनी है, और किसी को भी पूरी प्रक्रिया होने तक कोई भी बच्चा आंखें नहीं खोलेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसने आंखें खोल दी उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो मेरे इंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे फॉलो करेंगे उन्हीं को अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उन्हीं को पता चलेगा शरीर विज्ञान क्या है। शरीर विज्ञान सीख रहे हैं आज, अब हम सब लोग शरीर विज्ञान सीख रहे हैं। तो चलिए सब लोग और एक नॉर्मल सांस लीजिए फुल, और छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। कोई भी हंसेगा नहीं, जो हंसेंगे उनको भी फायदा नहीं होगा। वो हंसी में, वो सब प्रक्रिया उनकी हंसी में चली जाएगी। हंसना नहीं है। हाँ, एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पे आप ला सकते हैं कि आप आनंद ले रहे हैं, आप ये चीज का आनंद ले रहे हैं। तो आप अपना चेहरे पे मुस्कान रख सकते हैं, और एक नॉर्मल सांस लीजिए, और इसके बाद में ओम का गुंजन करने वाले हैं हम लोग। तो छोड़ दीजिए नॉर्मल सांस लेके, और एक फुल पेट भर के एक सांस लीजिए, और अ उ म स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार सांस लीजिए, कंटिन्यू जारी रखेंगे ऐसे ही। अभी ओम का उच्चारण बंद करेंगे, और अपने दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करेंगे 1-2 मिनट। अभी आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और आपका सांस कम हो चुका है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होगा। अभी सांस थोड़ी कम चल रही है और थोड़ी फास्ट चल रही है। आपकी सांस जैसे जैसे शांत होती जाएगी, वैसे वैसे आप लोग शांत होते जाएंगे। आपको किसी को भी मैं जब तक इंस्ट्रक्ट नहीं करूं, आपको आंखें नहीं खोलना है। साई कुमठेकर ने कुछ भी नहीं किया तो आपको फायदा ही नहीं होगा। मुझको यहाँ पे दिख रहा है अदिति यादव भी बहुत हलचल चालू है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शरीर विज्ञान क्या है। यहाँ पे सब लोगों के वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियो चालू ही नहीं की है। ठीक है, अभी बाद में चालू कीजिए, अभी आप आंखें मत खोलिए।
आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आप सच में शांत हो रहे हैं कि नहीं है, आपके शरीर में वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपका मन स्थिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे, कुछ कुछ बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस कीजिए, सांस को एक्सपीरियंस कीजिए, वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस कीजिए, आपके शरीर में जो हो रहे हैं वो। सांस की तरफ ध्यान रखिए कि सांस में क्या बदलाव हो रहे हैं, और जैसे ही आप सांस पे कंसंट्रेट करोगे वैसे ही आपका मन ऑटोमेटिकली कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। मन को कंसंट्रेट करना है तो सांस पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपको अपने हाथ के दोनों हथेली को रब करना है, एक के ऊपर एक रब करके, फिर अपने आंखों के ऊपर लगा के अपनी आंखें खोलनी है धीरे धीरे। खोल दीजिए अभी आंखें आपकी। अभी जिन लोगों ने सब इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो किए हैं वही लोग बता सकते हैं कि एक्चुअल में उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ। उसमें 2 बच्चों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले नक्षत्रा अरुण पेगड़े, आपने बहुत अच्छे से किया, तो आप अपना एक्सपीरियंस सबको बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। मराठी में भी बात की तो चलेगी। मराठी में भी। नक्षत्रा खुद को अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट, खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। बेटा अनम्यूट अनम्यूट कर स्वतःला। अदिति यादव बोल रही है। अदिति यादव अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है सर। अच्छा, जो कोई खुद को अनम्यूट कर सकता है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, उन्होंने खुद को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। हेलो सर। यस सर, जब भी हमने आंखें बंद की तो हमें एकदम शांत लगा, क्योंकि हम लोग दिन भर ये काम वो काम करते रहते हैं, तो हमें हमारा दिमाग एकदम उथल पुथल रहता है। जब हम 2 मिनट या 5 मिनट 15 मिनट जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हमारे नए विचार हम उत्पन्न होते हैं हमारे दिमाग में। वेरी वेरी और गुड, हम वेरी गुड। और जब हमने रब करके अपनी आंखें खोली तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमारा दिमाग शांत हो गया और हमें बहुत अच्छा लगा आज मेडिटेशन करके। थैंक यू सर, आपने हमें मेडिटेशन करवाया आज के लेक्चर में। थैंक यू बेटा। और कोई बताना चाहता है अलग से? एक चीज रिपीट मत कीजिए, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस आया हो तो सिर्फ वही बताइए। सर यस सर मैंने जब मेडिटेशन किया, जब मेरे दिमाग ऐसा शांत लग गया और नए विचार आने लगे। वेरी गुड बेटा। और मुझे और कोई बोलना चाहता है? यस आभास। सर जब मैंने मेडिटेशन किया तो पहले वक्त मुझे मेडिटेशन करता जब हमने ओमकार यूज किया, उसके बाद जब हमने आईज क्लोज तो मुझे तो ऐसा लगा पहले कि तो सब घूम रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब बंद हुआ और रोज तो इतना थकते हैं, ऐसा करने से वो बहुत ओके हुआ और माइंड बहुत शांत हुआ। यस बेटा। अभी
ओके, थैंक यू। अभी आप लोगों को अब देखिए अपना टाइम बहुत हो चुका है। एक घंटे का अपना सेशन था, 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हुआ है। तो चलते चलते आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बेटा आज हमने जो कुछ सीखा मेडिटेशन, दिस इज बॉडी साइंस। ये क्या है? बॉडी साइंस। और दिन भर में आप बहुत स्टडी करते हैं, ये चीजें करते, वो चीजें करते, मोबाइल देखते, टीवी देखते हैं। तो ये सब चीजें करके आपके मन में जो है बहुत सारे विचारों का उथल पुथल रहता है और आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो। तो सुबह उठ के अगर आपने अपना, आप जब नहाते हो उसके बाद में अगर आपने ये अ उ म का उच्चारण किया तो आप शांत होने लगेंगे। मेडिटेशन के लिए आपके पास अगर टाइम है तो बहुत बढ़िया है कि मेडिटेशन आपने अगर कर लिया तो आपको इफेक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सके, आपको ऐसे आपके मन में होगा कि ऐसे बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेंगी और फिर अ उ म बोलना पड़ेगा तो तभी इसके इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। अभी मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं जब मेरे गाड़ी पे जाता हूँ, मुझको एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाना होता है तो मैं गाड़ी पे होता हूँ, तो मेरे साथ में कोई भी नहीं होता गाड़ी पे। तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो एक कार्य करने के लिए जा रहा हूँ और मुझको अगर वो कार्य अच्छी तरीके से करना है तो मैं गाड़ी पे ही अ उ म का उच्चारण खुली आंखों से ही करता हूँ। तो उससे वाइब्रेशंस तो शरीर में आने ही वाले हैं, उससे मन तो स्थिर होने ही वाला है। आंखें बंद करके उसको बूस्टर लगता है। एक बात ध्यान में रखिए, आंखें बंद करेंगे तो उसको बूस्टर लगेगा, मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगा। और खुली आंखों से करेंगे तो कम पावर आएगा, लेकिन पावर तो आएगा, एनर्जी तो जनरेट होगा। एनर्जी है, एनर्जी, दिस इज साइंस। और एंड दिस इज बॉडी साइंस। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए एक काम करने के लिए और आपको अगर पावर चाहिए काम करने के लिए, तो खाने से भी पावर आता है, वो अलग आता है, खाने से अलग पावर आता है। बहुत सी चीजें हैं, अच्छे विचार से अलग पावर आता है, चलने से अलग पावर आता है, योगा करने से अलग पावर आता है, तो ओम के उच्चारण से भी अलग पावर आता है। तो बच्चों, विज्ञान ने भी ये एक्सपीरियंस किया है और ये विज्ञान ने भी इसको मान्य किया है कि ओम के उच्चारण से अपने को अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस आती है, ओम की चीजों का अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। तो आप लोग खुद कभी भी सुबह शाम रात को सोते टाइम में अ उ म का जाप कीजिए, उसका गुंजन कीजिए, बार बार कीजिए। आप दिन भर में जितनी बार अ उ म बोलोगे तो आपको उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और आपके काम में बूस्टर लगेगा, आप स्थिर होने लगेंगे और आपका बॉडी भी स्थिर रहेगा। सर मुझे बताना है। यस सर मैं आऊ माँ का उच्चारण कर रहा था ना, तो वो पेट में मुझे ऐसा हो रहा था, झुनझुन हो रहा था, फिर छाती में हो रहा था, वाइब्रेशंस बोलते हैं बच्चे, बेटा उसको वाइब्रेशन हो रहा था, सिर में वाइब्रेशन हो रहा था। तो बेटा आप जब भी कुछ काम करने जाओगे, रास्ते में जब भी आपको टाइम मिलेगा, जहां कहाँ भी आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े आवाज में ही बोलना चाहिए आप छोटी आवाज में देखो। मैं अभी आपको, जिसको मधुर आवाज बोलते हैं, मधुर, तो मधुर आवाज में भी आप धीरे आवाज में, सबसे धीरे, कि अपने पास वाले को भी सुनाई ना दे, ऐसे आवाज में भी आप बोल सकते हैं। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे, आपके बॉडी में एनर्जी क्रिएट होगा और वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, तो आपको उसका बहुत सारा फायदा होगा। तो बेटा जाते जाते आपको एक ही बोलूंगा कि आप सब लोग, आपको जब कभी टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, खेलते खेलते, नाचते नाचते, गाते गाते, जरूर ओम का उच्चारण कीजिए। और ओम का उच्चारण करके आप ओम बोलिए तो आपको
आपका बॉडी साइंस भी डेवलप होगा, आपका बॉडी डेवलप होगा, आपका मन डेवलप होगा, आपके विचार डेवलप होंगे और आपको आपका स्टडी में मन लगेगा। आप जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। आप जब कभी डिस्टर्ब होते हैं, आपका मन नहीं लगता है स्टडी में, तो आप 5 मिनट बैठ जाइए, ओम का उच्चारण कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएंगे और आपका मन आपके स्टडी में लगने लगेगा। जब कभी आपका कुछ लर्न नहीं हो रहा है, आपको कुछ लर्न करना है तो आपका मन नहीं लग रहा है, आप 5 मिनट ओम 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 बोलते जाइए आंखें बंद करके, उसके बाद में स्टडी करने के लिए बैठिए तो आप उससे स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना सेशन खत्म करते हैं। 1 मिनट सर। यस सर, धीरज सर कंटिन्यू करा तुम्हें 1-2 मिनट। आभास आभास क्या बोल रहा है, बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ। आभास बोल बेटा। मेडिटेशन के पहले एक क्वेश्चन पूछना था और साइंस का है, आई थिंक साइंस का ही है। हमें स्कूल में सिखाते हैं कि जो मून रहता है वो सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऐसा क्यों, लाइट क्यों नहीं रहती? क्या रिपीट? मेरा क्वेश्चन है कि हमें हमेशा स्कूल में सिखाते हैं कि जो मून रहता है, मून सन से अपनी मून लाइट सन से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसकी लाइट क्यों नहीं रहती मून के पास? क्योंकि मून जो है वो स्टार नहीं है और सन जो है वो स्टार है। स्टार है इसलिए उसके पास ऊर्जा है और उस हिसाब से वो ऊर्जा परावृत्त करता है। समझ आया बेटा? अभी सर ने आज हमें जो बताया उसमें एक तो बात समझ में आ गई कि साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट जो जो आज तक बने हुए हैं उनके सामने एक सवाल खड़ा हुआ है, यानी कौन सा भी समस्या हो, सवाल हो, उसका जवाब ढूंढने के लिए जो निकलता है, उस जवाब को ढूंढते ढूंढते जो मिलता है उसी को हम इन्वेंशन बोलते हैं। जैसे कि हमने तिलक का एक एग्जाम्पल देखा कि उसको कुरियर करना था या उसका बुक मंगवाना था, ये सोच में वो था और सोचते सोचते उसके ख्याल में आया कि ये अपना कुरियर कर सकते हैं, कुरियर कंपनी डाल सकते हैं। उस हिसाब से उन्होंने एक इन्वेंशन कर दिया। अपने एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके वक्त दूसरा महायुद्ध हुआ था और उस महायुद्ध में हमारा इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था और जब इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें बहुत से इंडियन जो सिपाही थे वो ना चाह कर भी उसमें शामिल हुए और उनकी मौत हो गई या इंजरी हो गई। तब एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में ऐसा लगा कि जैसे अमेरिका है या उस वक्त के ब्रिटेन जैसे देश है, उनके पास ऐसा क्या है कि वो पूरे वर्ल्ड में अपनी ताकत दिखाते हैं। तब सैटेलाइट, मिसाइल, ऐसी जो बातें थी वो बातें अपने इंडिया में भी होनी चाहिए। जो अपने इंडिया में होगी तो हमारा देश भी पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरीके की अपनी पहचान बनाएगा, अपनी शक्ति दिखाएगा। और उस तरह से उन्होंने उनके सामने ये जो सवाल था उसका जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने सैटेलाइट, मिसाइल और बहुत से इन्वेंशन की। और उनके साथ साथ अभी तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं उनके मन में जो जो भी सवाल होंगे वो सवाल के जवाब ढूंढो, जो जो तुमको वो जवाब देंगे उनके पास जाओ, उस सवाल के जवाब जब तक तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक ढूंढो और जब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन होगा तब तुम्हारे समझ में आ गया कि अरे इससे तो इन्वेंशन हो रहा है, कुछ तो कुछ अलग दिख रहा है। वो सवाल बहुत से लोगों को रहता है पर वो ढूंढते नहीं और सवाल के जवाब नहीं ढूंढते, इसीलिए वो वही के वही रह जाते हैं। और ये ढूंढने के लिए हमारे साथ में जो हमारी पावर रहनी चाहिए, जैसे कि हमने 5 ऑर्गन्स देखे हैं, जो 5 ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रहते हैं। 5 ऑर्गन से हम बहुत सी चीजें समझते हैं, महसूस करते हैं, पर एक ऑर्गन रहता है जिसके बारे में तुमने सुना होगा, वो रहता है 6 ऑर्गन। 6 ऑर्गन मालूम है? यस सर।
हाँ, Yes, वो sir. हर एक बॉडी में काम करने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ता है, और वो मोटिवेशन अपने मेडिटेशन से बनता है। और उसके बारे में हमारे उषा नेशनल साइंस सेंटर के जो चेयरमैन हैं शिव जीवन जी महाजन सर, उन्होंने जो अच्छी तरह से बताया, जो हम भूल चुके हैं या हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं, और हम ध्यान दे रहे हैं अभी जो वर्ल्ड भर में, यानी जो हम बोलते हैं कि बाहरी देशों में चल रहा है, वो फैड हमारी तरफ आ रहा है, वो फैशन हमारी तरफ आ रही है, और उस देश के लोग हमारा जो अध्यात्म है वो अपने जीवन में ला रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे भारत देश में ऋषि मुनि ने पहले से ही बताए हुए हैं, वो हम भूल चुके हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जीवन महाजन सर ने जो हमें आज वो प्राचीन ज्ञान के बारे में बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण था, और तुम्हारे जैसे भविष्य में होने वाले साइंटिस्ट लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसकी तरफ ध्यान दो और अपना जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बहुत अच्छी तरह से शांति से यह सुना और उसका प्रयास भी किया, आपको अच्छा अनुभव भी उसका आया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन महाजन से सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को बताया, और आप जिस पद पे यहाँ पे बैठे हो, चेयरमैन की पद पे, वो आपने हमको दिखलाया कि भाई हम भी बहुत ज्ञानी हैं, हमें भी बहुत मालूमात है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थँक्यू। ऍक्च्युली हा तुमचा मोठेपणा आहे, मी काही ज्ञानी वगैरे नाही, पण जे मुलांना आपल्याला द्यायचं, आपण जे ध्येय घेऊन चाललेलो आपण त्या दृष्टिकोनातून काम करतो आहे। बच्चों ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन धीरज सर के पास में भी है, तो एक सेशन सर का भी रखेंगे और सर आपको गाइड करेंगे। तो बाहर से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको एक अच्छी नई दिशा देंगे। तो ये जो अपने जो सेशंस है, इसमें सिर्फ अपने को विज्ञान और गणित ही नहीं सीखना है, तो जीना कैसे है, ये गणित और विज्ञान अपने जीवन में कैसे आएगा, नई इन्वेंशंस कैसे होंगे, देश के लिए कैसे काम किया जाएगा, ये भी अपने को सीखना है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेना है, तो ऐसा भी नॉलेज लेना है कि जिससे अपना जीवन अच्छा बन सके। तो चलिए अभी सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धीरज सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।